एसपी साहब छुट्टियों में थे और वो अपने घर पर ही थे। तो उनका छोटा भाई जो कि स्टेट बैंक की छोटी सी शाखा में एक बैंक में काम करता था, तो वो अपने माता पिता के पास आता है और अपने भाई के पास आता है और अपने माता पिता से एक लड़की का फोटो दिखाते हुए कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ और मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर मेरी शादी 2-4 दिन के अंदर इस लड़की से नहीं हुई तो ये लड़की मेरी कभी भी नहीं हो पाएगी और मैं इस लड़की से कभी भी शादी नहीं कर पाऊंगा। माता पिता पूछते हैं, बेटा ऐसी क्या बात है जो तुम इससे शादी नहीं कर पाओगे फिर कभी? तो बोलता है कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा कल परसों में तो इसके जो माँ है इसकी शादी कहीं और करा देगी और फिर मैं इसे अपनी पत्नी बना करके कभी भी नहीं ला पाऊंगा। दोस्तों, जो होता है एसपी साहब का छोटा भाई, वो अपने माता पिता के सामने छोटे बच्चों की तरह रोने लगता है। कहता है कि मुझे अभी 2-4 दिन के अंदर इस लड़की से शादी करनी है। माता पिता उसे समझाते हैं कि बेटा हम तुम्हारी शादी अभी नहीं कर सकते हैं, अभी तुम्हारा बड़ा भाई कुंवारा है। अगर हम तुम्हारी शादी इसी वक्त कर देंगे तो फिर तुम्हारे भाई की शादी कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। लोग उंगलियां उठाएंगे तुम्हारे भाई के कैरेक्टर पर कि तुम्हारे भाई में कुछ ना कुछ कमी है, इसीलिए तुम्हारे भाई की शादी नहीं हुई है। तो दोस्तों, इसके बाद में जो एसपी साहब का छोटा भाई होता है वो अपने माता पिता के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, हाथ पैर जोड़ता है कि मेरी शादी करा दीजिए, मेरी शादी करा दीजिए। तो बोलते हैं कि अगर तुम शादी करना चाहते हो तो अपने बड़े भाई के पास जाओ और उससे इजाज़त मांग लो, तो ही हम तुम्हारी शादी करा सकते हैं। दोस्तों, एसपी साहब का छोटा भाई एसपी साहब के पास आता है और उनके पैरों में गिर जाता है। कहता है कि भाई, मैंने आपसे ज़िंदगी में आज तक कुछ भी नहीं मांगा, बस आपसे आज कुछ मांगना चाहता हूँ। एसपी साहब बोलते हैं कि बोल, क्या मांगना चाहता है, तुझे क्या चाहिए? बोलता है कि भाई, मानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आप मुझसे बड़े हैं और आपकी शादी पहले होनी चाहिए, लेकिन मेरे साथ में स्थिति ऐसी विपरीत आ गई है कि मुझे आपसे पहले शादी करनी पड़ेगी। तो एसपी साहब बोलते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर ले तू शादी। तो बोलता है छोटा भाई एसपी साहब से कि मैं शादी केवल आपकी मर्जी से ही कर पाऊंगा, अगर आपकी मर्जी है तो मैं शादी कर लूंगा। तो एसपी साहब बोलते हैं कि किससे शादी करेगा, लड़की का फोटो दिखा। दोस्तों, जो एसपी साहब का छोटा भाई होता है वो एसपी साहब को उस लड़की का फोटो नहीं दिखाता है। बोलता है कि जब आपने हाँ बोल दिया है तो आप फोटो देख करके क्या करेंगे, आप उन्हें सामने ही देखिएगा। दोस्तों, इसके बाद में एसपी साहब अपने माता पिता से कह देते हैं कि जब लड़का जिद कर रहा है तो इसकी जिद को क्यों टाला जाए, इसी जिद की जाए और इसकी जिद को पूरा किया जाए। दोस्तों, इसके बाद अगले 2 दिन के बाद वहीं पर एक छोटा सा मंदिर था माता शेरा वाली का। तो वहाँ मंदिर में लड़की को बुलाया जाता है और जो एसपी साहब थे वो अपने माता पिता के साथ अपने छोटे भाई के साथ मंदिर पर पहुँचते हैं उस लड़की से शादी करने के लिए। वहाँ लड़की का इंतज़ार करते हैं चारों लोग। तो लड़की अपनी माँ को एक व्हील चेयर पर बिठा करके लाती है मंदिर में और खुद एक साड़ी जो कि दुल्हन की साड़ी थी उसे पहन करके आती है, घूंघट में होती है। तो जो एसपी साहब का छोटा भाई था वो उनके पास जाता है और बोलता है कि उनको इंट्रोड्यूस कराता है। बोलता है कि ये माँ हैं, ये पिताजी हैं और ये मेरे बड़े भाई हैं जो कि इस वक्त यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके एसपी बने हैं। दोस्तों, घूंघट को जब उठाया और जब एसपी साहब की नज़र होने वाली अपने छोटे भाई की दुल्हन पर पड़ी तो उसे देख कर के थोड़ा चकित रह गई, दंग रह गई। दुल्हन एसपी साहब की तरफ नहीं देखती है, सीधे माता पिता के पास आती है, उनके चरणों को स्पर्श करती है, उनसे आशीर्वाद लेती है और जैसे ही एसपी साहब के पैर स्पर्श करती है तभी एसपी साहब जो थे वो उसकी चेहरे की तरफ देखते हैं और चेहरे की तरफ देखने के बाद आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, हैरानी में पड़ जाते हैं और सोचने पर ये विवश हो जाते हैं कि ये लड़की आखिर यहाँ कैसे पहुँची और ये यहाँ कर क्यों रही है और ये मेरे भाई से शादी किसी लिए करना चाहती है। दोस्तों,
लड़की ने भी जब एसपी साहब को देखा तो उसे देखने के बाद वो भी अपने सिर को नीचे झुका लेती है और अपनी माँ के पास जाकर के खड़ी हो जाती है। एसपी साहब के जो माता पिता थे वो बोलते हैं कि लड़की तो बड़ी ही सुंदर है, हमारे छोटे भाई ने जो पसंद की है तो हम इसकी शादी अभी कराते हैं। दोस्तों इसके बाद में शादी की प्रक्रिया शुरू होने ही वाली थी और इसके बाद जो एसपी साहब ने जो किया, जो हुआ हुआ शादी के मंडप में, वो सुनने लायक है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस कहानी को अंत तक देखें और अंत तक सुनें। अगर आप ये कहानी अंत तक सुनेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही हार्ट टचिंग लव स्टोरी कहानी है। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों रंजीत जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, आईपीएस की वर्दी पहनने के लिए, तो एक दिन जब वो तैयारी करके अपने कमरे पर लौटता है तो उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी जो कोहनी होती है वो छिल जाती है। तो फिर वो उसके इलाज के लिए हॉस्पिटल में चला जाता है और हॉस्पिटल में अपना इलाज करा करके जब वो काउंटर पर फीस देने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक लड़की की चीखने की, रोने की आवाज़ को सुनता है। वो भी उसी काउंटर पर रो रही होती है और काउंटर वाले भाई से रो रो करके बोल रही होती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप मेरी माँ का इलाज कर दीजिए, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब मैं आपके पूरे पैसे आपको ब्याज समेत लौटा दूंगी। दोस्तों काउंटर वाला उससे यही कहता है कि पहले पैसे दो, उसके बाद में इलाज होगा। जो रंजीत होता है वो बहुत ही ज़्यादा दिलकुश इंसान था और हमेशा दूसरे लोगों की हेल्प करता रहता था। जब उसने उस लड़की की बेबसी देखी, उस लड़की का रोने का जो तरीका देखा कि वो अपनी माँ के इलाज के लिए रो रही है, तो वो उस लड़की के पास जाते हैं और उस लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोलते हैं कि क्या हुआ है तुम्हारी माँ को। लड़की रोते हुए बोलती है, दोस्तों लड़की का नाम पूजा होता है। पूजा रोते हुए बोलती है रंजीत से कि मेरी माँ की एक किडनी खराब हो गई है काफ़ी हद तक, अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है और उनकी दूसरी किडनी भी खराब हो सकती है। तो और डॉक्टर ने बोला है कि उनका इलाज होगा, उनका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के लिए 6 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। दोस्तों जब इस दुख भरी कहानी को सुना, हाँ, उस लड़के रंजीत ने, तो उसे भी रोना आ गया। दोस्तों जो पूजा थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, सुंदर थी और उसकी सुंदरता का कायल हो गया था रंजीत। जब रंजीत ने उसे देखा तो वो उससे एक तरफा मोहब्बत करने लगा। वो अक्सर छोटी मोटी हेल्प कर दिया करता था लोगों की, लेकिन उसने आज तक कभी भी इतने ज़्यादा रुपए की किसी भी शख्स को इतनी बड़ी हेल्प नहीं की थी। लेकिन जब उसने उस लड़की की ऐसी व्यथा सुनी तो उसने तुरंत अपने माता पिता को फ़ोन किया और फ़ोन पर कहा कि मुझे 6 लाख रुपए की ज़रूरत आन पड़ी है और मुझे अभी के अभी 6 लाख रुपए चाहिए। दोस्तों उसके माता पिता और जो रंजीत था वो पैसे वाला था, तो वो उसके माता पिता को जब उसने फ़ोन किया तो माता पिता तुरंत उसे 6 लाख रुपए भिजवा देते हैं। दोस्तों अगले दिन पूजा की माँ का इलाज शुरू होता है और इलाज, ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। इसके बाद में पूजा संजीत के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी और मैं कितने भी आपके लिए एहसान को करूं, फिर भी मैं आपका ये एहसान नहीं चुका पाऊंगी। मैं आपकी हमेशा रेडी रहूंगी और आपने जो मेरी माँ के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए जो पैसा खर्च किया है, मैं उसका पाई पाई सूद समेत आपको लौटा दूंगी। कोई बात नहीं है, पैसों की तुम फिक्र मत करो, जब तुम पर पैसे हो जाएं तब लौटा देना, अगर ना हो तो कोई बात नहीं है। मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि तुम्हारी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और तुम्हारी माँ अब तुम्हारे साथ आगे की ज़िंदगी को गुजार पाएगी। इसके बाद में रंजीत पूजा का नंबर ले लेता है और पूजा को अपना नंबर दे देता है। बोलता है कि कभी भी अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत हो और कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर लेना
और अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, अगर मुझे तुम्हारी माँ के बारे में कि उनकी हालत कैसी है इस बारे में पूछना होगा तो मैं तुम्हारा नंबर लिए लेता हूँ और मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँगा और पूछ लूँगा। दोस्तों, जो पूजा थी वो भी कहीं न कहीं जब रंजीत ने उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे दिए तो कहीं न कहीं वो भी उसे प्यार करने लगी थी। तो वो भी इज़हार नहीं कर पाती है, कह नहीं पाती स्पष्ट रूप से, तो वो भी नंबर को ले लेती है और नंबर को दे देती है। इसके बाद में वो अपने घर चले जाती है। घर जाने के बाद वो बिना कारण ही, बिना वजह ही रंजीत को फ़ोन कर देती है। रंजीत भी फ़ोन उठा लेता है और फिर बातचीत करते हैं। बातचीत की शुरुआत जो होती है बस वहीं से होती है कि माँ कैसी है, माँ अच्छी है, माँ ने दवाई खा ली या नहीं खाई। पूजा भी बोल देती है कि खा ली है और अच्छी तबीयत है। दोस्तों, जो माँ की हेल्थ से जो बातचीत शुरू हुई थी वो धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप ले लेती है और फिर इन दोनों में बहुत गहरी गहरी बातचीत होना शुरू हो जाती है, एक दूसरे के करियर को लेकर के, एक दूसरे के अतीत को लेकर के ऐसी बातचीत होती रहती है। यानी कि वो एक दूसरे से अब फ़ोन पर ही बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जब फ़ोन पर बातचीत शुरू होती है तो रंजीत अक्सर पूजा के घर आ जाया करता और पूजा की माँ का हालचाल देखा करता। ऐसे ही उसका चलता रहता है, लगभग 3 महीनों तक वो पूजा के घर आता है और जब घर आता है तो पूजा से मिलता है, बातचीत करता है, उसकी माँ से भी मिलता है। ऐसे ही चलता रहता है दोस्तों, चूँकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से इज़हार नहीं किया था प्यार के बारे में। तो 3 महीने गुजरने के बाद जब एक दिन रंजीत पूजा के घर आता है तो वो पूजा को रोते हुए देखता है, बिलखते हुए देखता है। तो वो पूजा से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो? ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो तुम्हें ऐसे रो रही हो? तो पूजा जो थी वो कस कर के पकड़ लेती है रंजीत को, उसके गले से लिपट जाती है और उससे बोलती है कि ये जो लोग हैं बाहर के, वो हमारे तुम्हारे रिश्ते को बदनाम करते रहते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर हमने क्या गलत किया है जो लोग मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में ऐसा बोलते रहते हैं। दोस्तों, जब इस बातों को सुना कि पूजा जो है वो समाज के लोगों के तानों की वजह से रो रही है तो वो बताता है पूजा को कि लोगों को क्या कहना है, लोगों तो कहते ही रहते हैं, लोग तो भगवान से भी दुखी हैं, हम तो इंसान हैं, हमारी क्या औकात है उनके सामने। जब वो भगवान से दुखी हैं, जब उनकी कोई मन्नत पूरी नहीं होती है तो वो भगवान को बदल देते हैं। कभी शेरावाली माँ को पूजेंगे तो कभी हनुमान जी को पूजेंगे, कभी राम जी को पूजेंगे, कभी कृष्ण जी को पूजेंगे, हमारी क्या औकात है उनके बारे में। दोस्तों, इसके बाद में जो पूजा थी वो अपने आप को रोना तो बंद करती है और फिर कहती है कि लेकिन मैं तो एक लड़की हूँ और लड़की जब अपने बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में ऐसी बातों को सुनती है तो वो क्या करे। दोस्तों, इस बात को जब सुना रंजीत ने तो रंजीत बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ का जवाब चाहिए। इसके बाद में रंजीत पास में पड़ी ईंट से अपनी एक उंगली को तोड़ लेता है, उसे कुचल लेता है और जब उसमें से खून निकलता है तो उस खून से पूजा की मांग को भर देता है और उससे बोलता है कि आज से जो तुम्हें लोग ताने देते हैं वो ताने नहीं देंगे। तुम उनसे खुल करके स्पष्ट रूप से बोल देना कि मैं रंजीत की पत्नी हूँ और रंजीत मेरे पति हैं। दोस्तों, इस दृश्य को चूंकि वहाँ पर रंजीत और जो पूजा थी उसकी माँ भी मौजूद थी, देख रही थी, तो वो रंजीत से बोलती है कि बेटा, इस खून के धब्बे को अगर तुम इसकी मांग का सिंदूर बना दोगे तो इससे लोग को विश्वास नहीं होगा कि तुम्हारी ये पत्नी है, तुम्हें इसके लिए सबूत देना पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद में जो रंजीत होता है वो पूजा और पूजा की माँ को अगले दिन कोर्ट में लेकर के जाता है जहाँ पर शादियाँ रचाई जाती हैं और वहाँ पर शादी ब्यूरो में जब जाता है तो कोर्ट मैरिज कर लाता है और पूरे पुख्ता जो कोर्ट में साइन होते हैं माता के साइन करवाता है और यानी कि पूरी तरह से कोर्ट मैरिज कर लेता है। फोटो भी खींचता है वहाँ पर प्रूफ के तौर पर, पूरी तरह से शादी हो जाती है।
शादी के बाद में वो उसके घर में पहुंचता है और माँ से बोलता है कि ठीक है, अब मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली है। पूजा से बोलता है कि देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी अपने घर नहीं ले जा सकता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल में नहीं ले जा सकता हूँ। मैं ससुराल में तभी जाऊँगा जब मैं एक गवर्नमेंट जॉब को पालूंगा। तो पूजा बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं कौन सा तुमसे बोल रही हूँ कि मुझे ससुराल में जाना है, मेरे लिए तो तुम मेरे साथ हो, बस यही काफ़ी है। दोस्तों, इसके बाद में जो रंजीत होता है वो अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखता है और अपनी पढ़ाई करता रहता है। पैसों को पूजा के घर में भिजवाता रहता है, जिससे उसकी माँ की दवाइयाँ चलती रहती हैं। दोस्तों, 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने का समय जब गुजरता है तो तैयारियां बहुत ही पुख्ता कर ली थी रंजीत ने। तो वो प्रीलिम्स और मेंस का एग्ज़ाम यूपीएससी का क्लियर कर देता है, पास कर लेता है। इसके बाद में उसका इंटरव्यू होना होता है और उसे जो उसका जो इंटरव्यू था वो दिल्ली में होना निश्चित होता है। तो वो अपनी पत्नी पूजा से कहता है कि मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है और मैं इस इंटरव्यू को मिस नहीं करना चाहता हूँ, और अगर मैंने ये इंटरव्यू पास कर दिया तो मैं यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाऊँगा और मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊँगा। तो पूजा बोलती है कि मैं कहाँ तुम्हें रोक रही हूँ, तुम जी जान लगा दो और अच्छे से तैयारी करो इंटरव्यू की। दोस्तों, रंजीत बोलता है कि देखो, यहाँ तुम्हारी माँ है, तुम हो, और मैं अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर पाऊँगा। मैं दिल्ली में ही जा रहा हूँ अपने दोस्त के यहाँ पर, और वहाँ पर ही इंटरव्यू की तैयारी करूँगा और वहाँ से ही इंटरव्यू दे कर के घर लौटूँगा। तो पूजा बोलती है कि ठीक है, चले जाओ। दोस्तों, रंजीत 10 दिन पहले ही इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए अपने दोस्त के पास दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली जब वो पहुंचता है तो उसका दोस्त जो था वो भी तैयारी करता था, यूपीएससी की कर रहा था। तो वो, चूंकि एक दो बार फेल हो चुका था इंटरव्यू में, उसे पार नहीं कर पाया था, तो वो उसे अपने दोस्त को, रंजीत को टिप्स देता है कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। तो वो उसकी पूरी तैयारी करता है और तैयारी करने के दौरान वो उसके फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया करता था, उसे एयरप्लेन मोड पर रख दिया करता। इधर 2 दिन गुजरने के बाद में जब रंजीत जब दिल्ली में पहुंचा तो पीठ पीछे उसकी जो सास थी, यानी कि पूजा की माँ, उसका जो प्रॉब्लम था, वो जो बीमारी थी वो बढ़ जाती है और अचानक ऐसे बीमारी बढ़ जाती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। लेकिन उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसे तुरंत आगरा के लिए रेफर कर दिया जाता है कि तुम इनका आगरा में इलाज कराओ। आगरा में लेकर के जाती है पूजा, और पूजा कई बार अपने पति रंजीत को फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन जब भी करती, फ़ोन तभी स्विच ऑफ जाता। जो रंजीत का दोस्त होता है, जब देखता है कि बार बार एक ही नंबर से कॉल आ रहा है, तो वो रंजीत को डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर रंजीत को डिस्टर्ब किया गया तो उसका इंटरव्यू का जो सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बाद में, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो फिर वो पूजा से ही बात कर लेता है और पूजा उससे बोलती है कि ऐसे ऐसे बात है, आप मेरे पति रंजीत से बात करवा दीजिए। तो बोलता है कि तुम्हारी अब रंजीत से बात नहीं हो पाएगी, वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। बस दोस्तों, इतना कहता है और इतना कहने के बाद में उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। इसके बाद में दोस्तों, पूजा कई दफ़ा फ़ोन करती है रंजीत को, लेकिन फ़ोन वही व्यस्त है बताता है। पूजा अपनी माँ का इलाज कराती है आगरा में, और आगरा में ही 1 महीने का समय उसे हो जाता है। इधर 10 दिन बीतने के बाद में जब उसका रंजीत का वो होता है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू उसका अच्छा तरह चला जाता है, और अच्छा जाने के बाद 15 दिन गुजरने के बाद में जब मेरिट लिस्ट आती है, तो वो उस मेरिट लिस्ट में अपना रैंक प्राप्त करता है और यूपीएससी का एग्ज़ाम को अच्छे तरह से क्लियर करके एक आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। उसकी जो पोस्टिंग होती है वो एसपी ऑफिसर के पद पर होती है। दोस्तों, एसपी ऑफिसर बनने के बाद में
वो अपनी पत्नी को कई दफ़ा कई जगह पर ढूंढता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे कहीं भी नज़र नहीं आती है। उसने जब इंटरव्यू दे कर के घर लौटा था, तो उसने कई दफ़ा कई बार उसे ढूंढने का प्रयास किया था, फिर भी तभी भी जब भी वो अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पाया था। और कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद जब उसका सिलेक्शन हो गया यूपीएससी में, तो उसने उसके बाद भी ढूंढा, लेकिन उसे उसकी पत्नी पूजा कहीं भी नज़र नहीं आई। तो फिर वो दर दर भटकने लगता है। लेकिन आज वो एक एसपी ऑफिसर था और उसकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में हो चुकी थी, तो वो महाराष्ट्र में पहुंच जाता है और महाराष्ट्र में ही जॉब करने लगता है। इधर जो पूजा थी वो अपनी माँ का इलाज अच्छे से करा लेती है। उसकी माँ अब अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाती है, क्योंकि जो रंजीत था उसने बहुत सारे पैसे दे रखे थे और उसके इलाज के लिए, तो उसकी माँ अच्छे से स्वस्थ हो जाती है। उसे रंजीत को ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन रंजीत उसे कहीं भी नहीं दिखता है। जो रंजीत होता है वो भी अब अपना अलग पहचान बना लेता है, क्योंकि अब वो एक एसपी ऑफिसर था और अलग एक पर्सनल मोबाइल नंबर ले लेता है। इसके बाद में दोस्तों एसपी के पद पर अपने कार्यभार को संभालते हुए अच्छे अच्छे काम करता है और अपनी पदवी को संभालता है। इधर जो पूजा होती है वो अपने माँ के साथ ही अपना जो पहले काम किया करती थी, रेहड़ी लगा करके मूंगफली बेचना, बस उसी काम को करना शुरू कर देती है। ऐसे ही जीवन कटता चलता है और ऐसे ही समय गुजरता चलता है। दोस्तों 2 वर्ष गुजर जाते हैं और 2 वर्ष गुजरने के बाद एक दिन जब पूजा अपनी मूंगफली की दुकान लगाए रही थी, तो मूंगफली लेने के लिए एसपी साहब का छोटा भाई जगदीश पहुंचता है और मूंगफली लेता है। जब मूंगफली देती हैं पूजा, तो जब पूजा उसे जगदीश को देखती हैं तो उसे देखने के बाद उन्हें कुछ अजीब सा लगता है, और जब उसकी शक्ल को देखती हैं, निहारती हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद ये जो शक्ल है वो जानी पहचानी है। और शक्ल को देखने के बाद उन्हें लगता है कि ये जो शक्ल है ज़रूर मेरे पति रंजीत से मिलती जुलती है, ज़रूर कहीं ना कहीं ये जो शख्स है उनका बड़ा या छोटा भाई है। तो वो उनके पास जाती हैं और उनसे बोलती हैं कि क्या आपका कोई छोटा या बड़ा भाई भी है? तो जगदीश बोलता है कि हाँ, एक बड़ा भाई है। बोलती हैं कि क्या उनका नाम रंजीत है? तो जगदीश बोलता है कि आश्चर्य में पड़ते हुए कि हाँ, उनका नाम जगदीश है। पूछता है कि आप उन्हें कैसे जानती हैं? तो बोलती है कि बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही खुदगर्ज इंसान है और बहुत ही ज़्यादा मतलबी भी है। जब इनका मतलब निकल जाता है लोगों से, तो ये उन लोगों से बोलना बंद कर देते हैं और मिलना भी बंद कर देते हैं। तो इस बात को अपने भाई के बारे में सुना जगदीश ने, तो बोले कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा घिनौना आरोप, इतना घिनौना झूठ क्यों बोल रही हो मेरे भाई के बारे में? मेरा भाई तो आज एक कितने बड़े पद पर है, एक एसपी पद पर है। तुम मेरे भाई के बारे में इतना झूठ क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हें किसी ने झूठ बोलने के लिए पैसे दिए हैं? इस बात को जब जगदीश के मुंह से सुना कि उसका बड़ा भाई एसपी बन गया है, एसपी पद पर है, तो वो खुशी से फूली नहीं समाती है और अपने आंखों में खुशी के आंसू लाते हुए बोलती है कि क्या वास्तव में वो एसपी बन गए हैं? तो बोलता है जगदीश कि हाँ, एसपी बन गए हैं। तो बोलता है जगदीश पूजा से कि तुम्हारा क्या कनेक्शन है उनके साथ में, और तुम इतना कैसे जानती हो उन्हें, उनके बारे में, और मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा, ना तुमने मुझे कभी देखा हुआ, और तुमने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं उनका भाई हूँ? बोलती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी शक्ल से देखा है, जो तुम्हारे बड़े भाई हैं एसपी साहब, दरअसल मैं उनकी पत्नी हूँ। दोस्तों पत्नी का नाम सुना जगदीश ने कि एसपी साहब ने, उनके बड़े भाई ने शादी भी कर रखी है और एक मूंगफली बेचने वाली से, तो वो हैरत में पड़े दंग रह गए। उन्हें एक बार को तो विश्वास ही नहीं हुआ। फिर वो चिल्लाते हुए बोलते हैं पूजा से कि क्या सबूत है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास में कि तुम एसपी साहब की पत्नी हो? तो इसके बाद में पूजा बोलती है कि मुझे पता था कि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन तुम आज मुझे भगवान की कृपा से मिले हो और मुझे अपने पति से मिलने का मौका मिलेगा, तो मैं तुम्हें प्रूफ देती हूँ। दोस्तों इसके बाद में
पूजा अपने जो शादी के प्रूफ था, जो सर्टिफिकेट था, जो उसने मैरिज ब्यूरो से प्राप्त किया था, उसे दिखाती है जगदीश को। जगदीश चूंकि बैंक में कर्मचारी था, काम किया करता था, वो पढ़ा लिखा था, तो उसको जब जांचता है तो उसे पता लग जाता है कि वास्तव में वो एसपी साहब की पत्नी है और आज से 2 साल पहले उनका शादी हुई थी। तो पूछते हैं कि फिर तुम अलग क्यों रह रहे हो, फिर तुम्हारा तलाक हुआ ही नहीं है तो तुम साथ में क्यों नहीं रहते हो। तो बोलती है कि बस ऐसा ही कनेक्शन है हमारा और उनका, कुछ अधूरी प्रेम कहानी है। अ, हमारा मिलना उनके नसीब में नहीं था और उनका मिलना हमारे नसीब में नहीं था, इसीलिए हम शायद आज तक अलग थे, लेकिन अब हमारा मिलना नसीब में है, इसीलिए तुम मुझे मिले हो और मैं तुम्हारे जरिए उनसे मिल सकती हूँ। दोस्तों, जब इस घटना को, इस दुखभरी कहानी को बताया पूजा ने जगदीश को कि इस तरह से बिछड़े थे, इस तरह से मिले थे, तो वो फिर उस कहानी को सुनने के बाद में उसे अपने भाई से मिलाने की कहता है कि बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी ये बात सही है कि तुम मेरी भाभी हो, तो मैं एक मजाक करता हूँ अपने भाई के साथ में। हम दोनों उन्हें एक वंडरफुल एक तोहफा देंगे, तो हम उन्हें एक सरप्राइज देंगे। बोलती है कि कैसा सरप्राइज। कहता है कि देखो, मैं जो हूँ वो अपने माता पिता से जाकर के बात करूंगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा ऐसा बोलूंगा। वो मुझे पता है जरूर मान जाएंगे और भाई से बोलेंगे कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो शादी के लिए बोल दो, और भाई भी मान जाएगा। फिर मैं तुम्हें मंदिर में लेकर के जाऊंगा, मंदिर में शादी के लिए तुम्हें दुल्हन के रूप में आना पड़ेगा। और जब तुम्हें वहाँ पर भाई देखेंगे और जब देखने के बाद जो उनका रिएक्शन होगा, उसे देख करके मुझे बहुत ही खुशी होगी। अगर वो आपसे सच्चा प्रेम करते होंगे तो वो आपको देख करके उछल पड़ेंगे, कूद पड़ेंगे और आपको गले से लगा लेंगे। अगर सच्चा प्यार नहीं करते होंगे तो मेरी एक राय है कि तुम वहाँ से उल्टे पैर ही लौट आना। तो इस शर्त को स्वीकार कर लेती है पूजा और कहती है कि ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। दोस्तों, इसके बाद में वही खेल खेलते हैं और इसके बाद में जगदीश अपने माता पिता से जाकर के बोलता है कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। वैसा ही तो मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया, वैसा ही होता है। अ, दुल्हन का जोड़ा पहने हुए पूजा मंदिर में पहुंचती है, और मंदिर में जब पहुंचती है और जब माता पिता के पैरों को छूती है, आशीर्वाद लेती है, और जब अ, अपने पति के पैरों को छूती है, तो जैसे ही एसपी साहब की नज़र पूजा पर पड़ती है तो वो चौंक जाते हैं, चकाचौंध हो जाते हैं और उसे हम्म, छूते हुए बोलते हैं कि तुम यहाँ और मेरे भाई से शादी कर रही हो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने तुम्हें कितनी बार, कितनी दफ़ा फ़ोन किया, तुम कहाँ थी आप आज तक, अब तक, और आज अचानक मेरे सामने और मेरे मेरे ही भाई से शादी कर रही हो। दोस्तों, थोड़ा मुस्कुराती है पूजा और मुस्कुराने के बाद फिर अपने जो 2 सालों से स्ट्रगल कर रही थी, स्ट्रगल लाइफ को जी रही थी अपने पति के बिना, उसे याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और बोलती है रंजीत से कि मैंने भी आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, मुझे भी आप कहीं नहीं मिले थे। ये सवाल तो मेरा बनता है कि आप कहाँ थे और आपने मुझे ढूंढने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो वो एसपी साहब बोलते हैं कि मैंने भी तुम्हें ढूंढने का प्रयास किया था, लेकिन मुझे तुम कहीं भी नहीं मिली। दोस्तों, इन दोनों की जो मिलन था वो अब 2 वर्षों बाद हुआ था। दोनों ने जब एक दूसरे को आमने सामने देखा और आमने सामने देख कर के जो आपस में बातचीत की कि उन्होंने किस तरह से एक दूसरे को खोया था और किस तरह से उनका जो बिछड़ना था वो हुआ था, और किस तरह से आज 2 साल बाद वो एक दूसरे से मिले, इस बारे में जब बातचीत की तो उनकी आंखों से आंसू झलकने लगे। इसके बाद में रंजीत और पूजा ने अपने छोटे भाई और देवर का शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि तुम्हारी जो आज हमारे ऊपर एहसान है, वो एहसान हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा। हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे कि तुमने हमें इस लाइफ में दोबारा से एक नई लाइफ दी है।
तो जगदीश बोलता है अपने बड़े भाई रंजीत से और अपनी भाभी से कि इसमें मैं कोई एहसानमंद नहीं हूँ, मैं तो एक कर्ता हूँ जो अपने कर्मों को कर रहा हूँ और मैंने ये सब आपसे ही सीखा है और आप हमेशा हेल्प करते हैं लोगों की और आपसे ही मैंने ये सीखा है। तो दोस्तों इसके बाद में रंजीत और पूजा का जो मिलन था वो पूरे 2 वर्षों बाद होता है और फिर 2 वर्षों के बाद जब मिलन हुआ तो जगदीश बोलता है कि भाई आपने अ, हमसे बिना पूछे माता पिता के बिना आशीर्वाद के शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं था। तो रंजीत बोलता है कि भाई मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, माता पिता का भी गुनहगार हूँ जो मैंने बताया नहीं। तो माता पिता बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है, तुम हमारा आशीर्वाद है, तुम हमेशा सुखी रहना, खुशी रहना। दोस्तों इसके बाद में रंजीत की पत्नी पूजा और रंजीत का छोटा भाई जगदीश अपने अपने माता पिता के पैर छूते हैं और फिर दोबारा से अपनी लाइफ को इंजॉयमेंट के साथ में शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि अपने आप में भरोसा रखें, क्योंकि अगर आप आज बिछड़े हैं तो कल मिलेंगे भी, क्योंकि जो स्थिरता होती है वो हमेशा स्थिरता स्थिर नहीं रहती है, कहीं ना कहीं जाकर के वो टूटती ज़रूर है और कहीं ना कहीं जाकर के वो मिलती भी ज़रूर है। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें और अपने ऊपर धैर्य भी बना करके रखें, क्योंकि दोस्तों धैर्य बहुत बड़ा धन होता है और धैर्य हर किसी के पास नहीं होता है। धैर्य करने की क्षमता जो होती है वो यूनिक होती है और हर किसी में नहीं होती है। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर धैर्य करने की भी क्षमता रखें, क्योंकि एक कहावत है कि हथेली पर सरसों नहीं मिलती है, हथेली पर सरसों रख कर के कोई भी काम नहीं होता है और हथेली पर सरसों रख कर के जो काम करता है उसका काम कभी भी नहीं बनता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हथेली पर सरसों नहीं मिलती है, समय पर ही सब काम होते हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिखिए इस कहानी से रिलेटेड। चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ, ऐसी इंटरेस्टिंग मच मोर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।